गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी मीडियम की फर्स्ट जो क्लास है 12th की बायोलॉजी की, जिसमें हम जूलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बायोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बायोलॉजी में है कौन कौन से चैप्टर्स दे रखे हैं इसमें। एक्चुअली में पूरे बायोलॉजी में जो चैप्टर दे रखे हैं वो हैं 42। ओके, इसमें से अप्रॉक्स 20 जो चैप्टर्स हैं ये दे रखे हैं बॉटनी के, एंड 22 चैप्टर जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं जूलॉजी के। ओके, तो 20 चैप्टर तो दे रखे हैं बॉटनी के और 22 चैप्टर दे रखे हैं जूलॉजी के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है कहाँ से, जूलॉजी के ये होते हैं 21 से लेके और 42 तक। ठीक है, तो इनमें से भी क्या कर रखा है कि इन जूलॉजी में के चैप्टर्स में भी क्या कर रखी है, यूनिट्स दे रखी हैं। और एक यूनिट दे रखी है मानव जनन तंत्र। ठीक है ना, और मानव जनन तंत्र को अपनी बुक में 5 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, और इन चैप्टर्स को क्या कर रखा, अलग अलग कर रखा है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों को ज्वाइन करके पढ़ेंगे कैसे। ये मानव जनन तंत्र है वो 5 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, जिसका नंबर एक दे रखा है 28, 31, 32, 33 एंड 34। ये चैप्टर हैं। ठीक है ना, बुक में इनको अलग अलग कर दिया है, लेकिन अपने क्या करेंगे, इनको कंबाइनली पढ़ेंगे, और जिसका चैप्टर रहेगा मानव जनन तंत्र। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 28। तो मानव जनन तंत्र का पहला चैप्टर है 28, उसके बाद 31, 32, 33 और 34, इस तरह से इनको डिवाइड कर रखे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कौन सा, मानव जनन तंत्र का फर्स्ट है 28 नंबर चैप्टर है। इसका नाम है नर व मादा जनन तंत्र। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि नर और मादा जनन तंत्र किनका बना हुआ होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से बना होता है, किस तरह से उसका वो कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम हो गया नर व मादा जनन तंत्र। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन एक बात पढ़ते हैं। डेफिनेशन है लैंगिक द्विरूपता। तो सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको वीडियो को ध्यान से सुनकर और उस चीज़ को आपको सुनकर ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है ना, नोट्स आपको यही मिलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वही लिखेंगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी में डालेंगे लैंगिक द्विरूपता, और इसकी परिभाषा क्या होती है कि मानव में नर व मादा को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर विभेदित करना लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। आप देख सकते हैं कि मानव में नर और मादा को हम उनके बाहरी लक्षणों के आधार पे अंतर कर सकते हैं, इसमें नर कौन है और मादा कौन सा है। तो इसी लक्षण को हम बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो एक मैं परिभाषा को बता देता हूँ। मानव में नर व मादा को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर विभेदित करना लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। ठीक है, अब लैंगिक द्विरूपता जो होती है ना, इसमें क्या हुआ कि सब नर और मादा क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। तो आप जानते हैं कि जब नर मादा अलग अलग होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र भी क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र किसका बना हुआ होता है, कैसे होता है। तो लैंगिक द्विरूपता के बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कौन सा, नंबर 1 सबसे पहले नर जनन तंत्र। तो देखिए नर जनन तंत्र की जो परिभाषा होती है, तो आप लिख सकते हैं कि यह तंत्र निम्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है।
मिलकर बना होता है। तो इसमें दो तरह के अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक तो होता है मुख्य जनन अंग। तो जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको कॉपी में भी लिखना है। तो मुख्य जनन अंग जो होता है ना वो होता है कौन सा? वो होते हैं यहाँ पे वृषण। ओके, तो एक जोड़ी जो वृषण पाए जाते हैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मानव का नर जनन तंत्र जो होता है वो दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहला आता है मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि नर जनन तंत्र का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो होते हैं नर युग्मक, और नर युग्मक होते हैं कौन से? शुक्राणु। तो यहाँ पे जो शुक्राणु बनाएगा ना वो कैसे होंगे? मुख्य जनन अंग होते हैं। और ये मुख्य जनन अंग कौन सा होगा? यहाँ पे वृषण होता है। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है यहाँ पे सहायक जनन अंग। तो जो सहायक जनन अंग होते हैं ये कई सारे होते हैं। अब सहायक जनन अंग का मतलब क्या होता है? सहायक जनन अंग का मतलब ये होता है कि शरीर के वे अंग जो नर युग्मकों मीन्स शुक्राणुओं को बनाना प्लस उनका संग्रह करना, उनका परिपक्वन करना, ठीक है, उनको ले जाना, स्थानांतरित करना, ठीक है ना, शरीर से बाहर निकालना, उनको पोषण देना, ये सारे जो अंग सहायता करते हैं उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? सहायक जनन अंग। और इसमें सबसे पहले आता है सहायक जनन अंग में कौन कौन से होते हैं? पहला आता है अधिवृषण, ठीक है। इनको मैं आगे आपको पहले चित्र में समझाऊंगा कहाँ पे होते हैं, उसके बाद इनकी सारी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहला हो गया अधिवृषण, दूसरा हो गया शुक्रवाहिनी, तीसरा हो गया मूत्रमार्ग, फिर हो गया शिश्न, और फिर हो गया इसमें ग्रंथि, ठीक है ना। अब नर में क्या होती है? दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक ग्रंथि होती है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि, अब दूसरी होती है काउपर ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। ये दो ग्रंथियां होती हैं मानव के अंदर। तो आप भी क्या करेंगे? आप लिखेंगे नंबर 1 पे नर जनन तंत्र, कहेंगे ये तंत्र निम्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग जो होता है वो होता है, आप लिखेंगे वृषण होता है, बस इतना ही लिखना भी यहाँ पे। उसके बाद में होते हैं सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग का मतलब ये होता है कि सब ये युग्मकों के निर्माण में, युग्मकों को पोषण में, युग्मकों के संग्रह में, उनको बाहर निकालने में, परिपक्वन में, ठीक है ना, इनमें सहायता करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सहायक जनन अंग बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ठीक है, और काउपर्स ग्रंथि होती है। तो पहले मैं इन सभी अंगों को चित्र में एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पर कौन सी चीज होती है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? अपने वृषण को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इन सभी अंगों को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा अंग की क्या संरचना होती है, क्या कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये भी देखना है कि आपको ध्यान से कि मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, उसी डायग्राम को आप अपने हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पे बनाना है मूत्राशय, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले आपको ये मूत्राशय बनाना है। इसको बोलते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और इसी चीज को क्या करना है आपको? यहाँ पे जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका नामांकन भी साथ साथ में करना होता है। इसका नाम हो गया मूत्राशय, ठीक है। और ये हो गई मूत्र वाहिनी। क्यों? क्योंकि मूत्राशय के अंदर मूत्र का संग्रहण होता है, पर मूत्र आता कहाँ से बन के? यूरिन कहाँ से आता है? ये आता है
व्रकों से, किडनी से आता है। तो यहाँ से इसके द्वारा और इसके द्वारा, कि किडनी से मूत्र आ रहा है, यूरिन आ रहा है, वो कहाँ जाके यूरिनरी ब्लैडर में आके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, संग्रहित हो रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो हमने बनाया है ये हो गया मूत्र मार्ग, ठीक है ना, और ये हो गया यहाँ पे शिश्न। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, अंगों का निर्माण कर रहे हो, वैसे वैसे ही आपको क्या करना होता है, साथ साथ में आपको उसमें लेबलिंग भी करना होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये है, आपने मूत्र मार्ग बनाया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको इस तरह से एक शेप देनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शेप देनी होती है इस तरह से। और इसी के पास में क्या करना है, यहीं पर आपको बनाना है, दो वृषण बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने क्या कर दिया, वृषण बना दिए। तो एक्चुअली में नर में क्या होते हैं कि जो वृषण होते हैं, जो मुख्य जनन अंग होता है वो शरीर के बाहर होता है। उदर गुहा जो होती है, पेट होता है, उदर गुहा होती है, एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, उससे बाहर होता है। तो जहाँ पे ये जो आपने देखा ना थैली जैसी संरचना, जिसको बोलते हैं आशय बोलते हैं, है ना, तो इसी के अंदर क्या होते हैं, इन आशयों को हम बोलते हैं वृषण कोश, ठीक है ना, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटम भी बोल सकते हैं, स्क्रोटम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, वृषण कोश जो है वो पट के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब क्या होते हैं, इसमें जो कोश होते हैं इनके अंदर एक तो वृषण इसमें होगा, एक वृषण इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, अलग अलग होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, वृषण, टेस्टिस हो गया। और दोनों क्या होते हैं आपस में, एक पट के द्वारा, सेप्टा के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, जिनको हमने बोल दिया वृषण कोश, पट या सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है कि जब इसके अंदर यहाँ पे आप बना सकते हैं किस तरह से कि सर ये जो वृषण होता है, इससे नलिका निकलती है यहाँ पे इस तरह से, एक कोमा शेप की निकलती है इससे, इस तरह से। पहले तो ये क्या करेगी, इसको ढकेगी, पूरा ढकने के बाद फिर क्या करेगी, ऊपर से निकलेगी इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से निकलती है। तो ये जो कोमा जैसी संरचना निकली है ना, इसको बोलते हैं क्या, अधिवृषण, क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अधिवृषण होता है वो क्या करता है कि आगे चल के एक नलिका के अंदर ओपन हो जाता है। इस नलिका को बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिनी, क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होती है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नली जैसी संरचना होती है, ये शुक्रवाहिनी जो होगी ना, एक शुक्रवाहिनी और दूसरी शुक्रवाहिनी सेपरेट होती है, दोनों क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, इस तरह से जाएंगी और यहाँ से निकलेंगे आगे, इसके मूत्रवाहिनी को कवर करती है ये। क्यों, क्योंकि इतना लंबा समय जो उनको मिलता है वो इसलिए मिलता है जिससे शुक्राणु है वो मैच्योर हो सके, परिपक्व हो सके, उनको परिपक्व होने का टाइम मिल सकता है सफिशिएंट, वरना क्या हुआ, टाइम नहीं मिलेगा तो वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं। तो एक शुक्रवाहिनी जो होती है ना, एक मूत्रवाहिनी क्रॉस करती है और दूसरी शुक्रवाहिनी होगी वो दूसरी मूत्रवाहिनी क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों को एक साथ ही मैंने क्रॉस करवा दिया। वैसे दोनों सेपरेट होती हैं। अब जैसे आपने देखा कि जैसे दोनों शुक्रवाहिनियां सेपरेट हुई, ठीक है ना, और मूत्रवाहिनी को क्रॉस किया, तो दोनों ही शुक्रवाहिनी क्या करेंगी कि यहाँ पर एक अनियमित पाउच लाइक एक संरचना बनाती है, इस तरह की पाउच जैसी संरचना बनाती है, ठीक है ना। और ये शुक्रवाहिनी आगे जाके क्या होती है, आगे जाके मूत्र बाग में जाके खुल जाती है। तो जो ये एक जोड़ी होती है, क्योंकि एक शुक्रवाहिनी एक पाउच बनाएगी तो दूसरी शुक्रवाहिनी दूसरा पाउच बनाएगी, तो दोनों पाउच के नंबर कितने हो गए, 2, पर शो कितना करते हैं हम यहाँ पे, केवल 1। तो इसको बोलते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स,
ठीक है ना, शुक्राशय बोलते हैं। और शुक्राशय में क्या होता है, ये भी ग्रंथि होती है जो कि शुक्राणु यहाँ पर आके स्टोर होता है, संग्रहित होता है, साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, उसको नरिशमेंट मिलता है, भोजन मिलता है, पोषण मिलता है, ये सारी चीजें इसमें मिलती है। क्योंकि वीर्य जो बनता है, सीमेन जो बनता है वो यहीं पे बनता है। 70% जो वीर्य होता है उसका निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, शुक्राशय में होता है। इसको हम सेमिनल प्लाज्मा भी कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। ध्यान रखना कि फ्रक्टोज जो होता है वो शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। और पूरे मानव की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, पूरे जो मानव होता है जिसमें नर और मादा की अगर हम बात करें तो दोनों में से केवल एक में, नर में होता है ये फ्रक्टोज शर्करा होती है, जो केवल सीमेन में मतलब वीर्य में पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे शुक्राशय इस मूत्र वाहिनी से, सॉरी, इससे शुक्रवाहिनी से जुड़ेगा, उसके बाद इस नलिका को, अब हम इसको शुक्र वाहिनी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्खलन नलिका। स्खलन नलिका जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना, तो इजैकुलेटरी डक्ट बोल सकते हैं, स्खलन नलिका बोलते हैं। ये स्खलन नलिका आके क्या होती है, यहाँ पे आके कहाँ पे, मूत्र मार्ग में आके खुल जाती है। पर ध्यान रखना कि जहां पर ये मूत्र मार्ग से जुड़ेगी ना, इसका जंक्शन पॉइंट होता है, उस जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रंथि होती है नर की। नर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, अगर हम कहें जनन ग्रंथियों में, तो वो होती है कौन सी, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि भी क्या करती है कि ये भी वीर्य बनाती है, लेकिन वीर्य का कुछ भाग बनाती है। 70% वीर्य शुक्राशय बनेगा, लेकिन 30% वीर्य जो होता है वो कहाँ बनता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में बनता है। और ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे की तरफ, यहाँ मटर के दाने के आकार की, यहाँ पर मटर के दाने के आकार की यहाँ पर हो जाएगी कौन सी, ये तो प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, ये वाली, ठीक है। और ये मटर के दाने आकार की जो ग्रंथियां होती हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये वाली, इसको बोलते हैं हम काउपर्स, या इसी का एक सेकंड नेम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ध्यान रखना, काउपर्स ग्रंथि के ठीक नीचे की तरफ होती है। और ये ग्रंथि क्या करती है कि जब मैथुन क्रिया होती है, जब मैथुन क्रिया होती है, कॉपुलेशन होता है, मैटिंग होती है, मैथुन क्रिया होती है, तो उस समय क्या करता है, ये चिकने द्रव का स्रावण करता है जो मूत्र मार्ग को चिकना कर देता है, जिससे कि मैथुन क्रिया क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये एक क्षारीय द्रव बनाता है, ठीक है ना, और एक स्नेहक द्रव को स्रावित करती है जो योनि द्वार को और शिश्न मुंड को चिकना बनाती है, जिससे तो मैथुन क्रिया इजी हो सके। दूसरा, क्षारीय तरल स्रावित करता है, जिससे कि मूत्र मार्ग, जब मूत्र निकलता है तो उसमें से क्या होता है कि साहब उसका माध्यम अम्लीय हो जाता है। जब ये क्षार अगर सबसे पहले निकलेंगे तो अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बना देंगे, उदासीन मार्ग बना देते हैं, जिससे कि जब शुक्राणु जब यहाँ से निकलता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है और वो आसानी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आपको देखिए, जितने भी मैंने आपको अंग बताए थे वो सारे अंग मैंने यहाँ पे इस चित्र में क्या करती है, एक्सप्लेन करती है यहाँ पे। अब इनको हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। एक शुक्राणु है, उनका क्या होता है, अंडाणु है, शुक्रवाहिनी है, इनका क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो मैं आपको अगले पीरियड में, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।